बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसके साथ साथ नाजरीन, मेरा ख्याल है कि इस टाइम तमाम मुल्तान के लोग जो हैं और PSL के हवाले से जो है वो बड़े खुश भी दिखाई दे रहे हैं, मैचेस को भी अभी इंजॉय भी करेंगे आप मजीद भी। तो इसके साथ साथ हमेशा एक बात करती होती हूँ कि हमेशा अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखा करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं, तो अपने से रिलेटेड जो आप देखते हैं कि आप साहिब इस्तात हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो लाजमी उसकी मदद ज़रूर करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं हंजला अंसारी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, इनसे इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से आज हम जानेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो जर्नी है उस हवाले से हमें बताइएगा। सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच, आपने आज हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो हमारा कोरोना डेज में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो गए थे। हालात अब भी नाजुक हैं, लेकिन उस टाइम जो सूरत हाल थी, कारोबार बंद हो गए थे, लोग अपने घरों में जो है ना वो बिल्कुल बंद होकर रह गए थे। तो उस टाइम हमने काम शुरू किया था। सबसे पहला हमारा जो काम था वो राशन ड्राइव का था, और वो स्टार्ट करने की वजह ये थी कि हम अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हमारे मामला चल रहे थे, क्योंकि हमारा कारोबार बंद था लेकिन सेविंग्स हमारे पास मौजूद थी, उससे हम अपनी जो है ना एक्टिविटीज़ कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ वाले घर में ऐसा हुआ कि 3 दिन एक हमसायों का चूल्हा बंद रहा हमारे। तो चौथे दिन हमारे पास आए तो उस टाइम हमें पता लगा कि हमारे ऐसे हमसाए भी हैं जिनके चूल्हे बंद हो चुके हैं। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट हमने जो ड्राइव की थी वो तकरीबन 150 जो है ना हमने राशन तकसीम किया था पहले ड्राइव में। उसके बाद फिर मामलात मजीद जो है ना नाजुक होते गए। राशन ड्राइव के बाद फिर हमने कुछ अवेयरनेस सेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि लोगों को उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी कोरोना की कि मामलात क्या हैं और कितने संगीन होते जा रहे हैं। फिर उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी अवेयरनेस के हवाले से। फिर लोगों को हम इस तरफ लेके आए, क्योंकि कारोबार बंद थे लेकिन जिन लोगों के पास सेविंग्स थी उन्होंने बचा के रखी हुई थी कि पता नहीं कब तक जो है ना कारोबार हमारे खुलेंगे। तो उनको हमने थोड़ा सा मोटिवेट किया इस हवाले से कि यार ऐसे भी लोग हैं जिनके चूल्हे बंद हो चुके हैं। तो उनसे हमने कुछ डोनेशंस वगैरह इकट्ठी की, कुछ हमारे साथ इदारों ने ताउन किया। वहाँ से फिर बाकायदा हमने 2 साल तक जो है ना वो कोरोना में सरवाइव किया, और लोगों तक हमने जो है ना राशन भी पहुँचाया। और भी बहुत से मामला थे जिसमें मेडिसिन्स थी और कुछ ऐसे फैमिलीज थी जो पूरी फैमिलीज जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन तक जो है ना राशन भी पहुंचाया, मेडिसिन भी पहुंचाई। उनके मामला सारे हमने उस टाइम फेस किए, और उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। तो आज 4 साल हो गए हैं, हमारा वर्क अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, उसी तरह चल रहा है। कुछ मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात को फेस भी कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट हैं, सारे दोस्त अहबाब मिल के हमने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी पॉकेट मनी से हम कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी मतलब किसी भी कोई आपकी कोई सपोर्ट नहीं है, हाँ, प्रॉपर सपोर्ट नहीं है कि हमें कोई ऐसी सपोर्ट हो कि हमें पता हो मंथली वहां से फंडिंग आ रही है हमारे पास तो हम आगे उसको डोनेट करें। हम जितने दोस्त अहबाब हैं, जो हमारी टीम है, उसमें तकरीबन 38 मेंबर हैं, तो सब अपनी पॉकेट मनी से मंथली जो है ना हमारा राशन का भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हम राशन प्रॉपर जो है ना मंथली प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ बेवा खातून ऐसी हैं, और इसके अलावा कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी हम मेडिसिन प्रॉपर जो है ना उनको मंथली दे रहे हैं। तो उसमें हम अपनी पॉकेट मनी से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट भी कोई ये नहीं है कि इलिट क्लास के हैं, सारे मिडिल क्लास के हैं, लेकिन जितना हमसे हो सकता है, जिस हवाले से हो सकता है, जितना हमारे पास जज्बा है, उसके हवाले से हम जो है ना काम कर रहे हैं। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। वो मैं हमेशा होता है ना कि इंसान, सबसे बड़ी बात आती है एहसास की। बिल्कुल, जिस इंसान के अंदर एहसास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही लोगों की तकलीफ को समझेगा भी सही और उनकी मदद करने की भी कोशिश करेगा। मतलब ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हमारे मुआशरे में जिस तरीके से अभी हालात हैं, जिस तरह के लोग हैं, एक तो सेल्फिश, अब हर बंदा जो है वो अपनी जात के लिए बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, और बड़े रेयर लोग हैं जो अपनी जात को साइड पे रख के दूसरों के बारे में सोचते हैं।
दूसरों का एहसास करते हैं, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं बिल्कुल। और पेन लेते हैं उस चीज का कि यार अगर ये मेरे साथ होता तो मैं क्या करता, तो मतलब उस बिल्कुल। चीज को अपने ऊपर रख के वो दूसरों के लिए जो है वो पेन बिल्कुल लेता ऐसे ही है। है। तो ये अच्छी बात है और हमेशा मैं कहती रहती हूँ कि नेकियां करते रहा करें, इसका सिला अल्लाह ताला ने देना अल्लाह होता ताला है। ने, बिल्कुल और ऐसे ही है। इंसान कभी भी आपकी नेकी का सिला और आपकी हेल्प का या आप उसका एहसास करेंगे उसका सिला नहीं देगा, नहीं लेकिन दे ये सिला सकते। अल्लाह ताला जो है वो आपको किसी न किसी इंशाल्लाह। जरिए से जो है वो आप तक पहुंचाता जरूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी जिस तरह से हम, आप क्या समझते हैं, बहुत सारे मैं समझती हूँ जिस तरह से आप काम कर रहे हैं तो दूसरों के लिए होता है कि मोटिवेशन होती है कि यार बिल्कुल। आप कर सकते हैं तो आपको देखते हुए और लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। इस हवाले से अवेयरनेस कुछ जो काम आप समझते हो कि बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना एक चैलेंज तो है, बिल्कुल। क्या कहेंगे इस बारे में? मैम, सबसे पहले तो ये कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं अकेला था। मैं था और मेरे साथ मेरी वालदा थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 4 साल हो गए और 4 साल में तकरीबन हमारे पास पूरे ऐसे मतलब पंजाब से 400 तकरीबन 65 हमारे पास मेंबर हैं, वॉलंटियर हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। वो यही था कि मैंने काम स्टार्ट किया, एक साथ दोस्त मिले, उन्होंने कहा यार अगर आप कर रहे हो तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने फिर अपने घर से स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने अपने घर से स्टार्ट किया था। उनको मैंने बताया कि मैंने फलां जगह से और ऐसे ऐसे करके फैमिली से इस तरह लिया, अपने घर से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मामला ऐसे बढ़ते गए, दोस्त मिलते गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो मोटिवेशन जो है ना करने से, कि हमने स्टार्ट किया तो हमें देखा देखी जो है ना दोस्तों ने भी स्टार्ट किया। ये होता है कि अगर हम किसी को जबरदस्ती इस काम पे लगाएं तो वो नहीं हो सकता। वो जब चलेगा तक भी नहीं। एहसास उसके अंदर खुद डेवलप ना हो, वो देखे कि वाकई जो किसी का दर्द है वो मुझे भी फील हो रहा है, बिल्कुल अगर इस जगह मैं होता तो क्या होता। तो उसके बाद ठीक है, इस पे बात करते हैं मजीद। भी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिरदौस है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मदद होनी चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ, पैसे वैसे ही माजूर हूँ मैं। मेरे शौहर का काम बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि मेरे घर में फायदे भी हो जाते हैं। आप कहाँ से बात कर रही हैं फिरदौस? मैं मोहल्ला गरीबाबाद से। अच्छा, तो आप अपना कांटेक्ट नंबर हमें जो है वो अपना लिखवा दें, शेयर कर दें। आपसे बिल्कुल हम जो हमसे हो सका इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? बाजी मुझे तो क्या कौन सा नंबर लिखवाऊं, यही नंबर है मेरा। हाँ, आप अपना नंबर जो है वो शेयर कर दें तो आप जो है फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? जहां जिस नंबर से आप बात कर रही हैं, जिससे आपके साथ राब्ता किया जा सकता है। हेलो, लाइन पे हैं आप फिरदौस? ठीक है। अच्छा, देखिए ना, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मैं समझती हूँ सफेद पोश लोग जो है ना, वो लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। जिस तरह के हमारे अभी हालात चल रहे हैं, मतलब एक ऐसा घराना जो किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता या कहीं आप मांगना नहीं चाहता, लेकिन लोग अब इस तरह से हो चुका हुआ है कि ऐसे लोग अब बेचारे सड़कों पर निकल आए हैं मजबूरी की वजह से। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है उनके पास अब कुछ और रास्ता नहीं बचा ना कि और क्या करें। ऐसे ही तो इसलिए इससे आप बल्कि इनसे अभी हम अगर नंबर उन्होंने शेयर कर दिया तो आप इनसे राब्ता कर लीजिएगा। हमारे साथ जो है अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव हमारे साथ शकील सुल्तान मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, बात करें मुल्तान शहर में अशिया खुरनोश की आज की ताज़ा कीमतों के हवाले से तो उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके साथ खुद साख्ता महंगाई की लहर भी बरकरार नजर आती है। बात करें सब्जियों में आज के ताज़ा भाव के हवाले से तो लहसुन और अदरक जो है वो कैंट में 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि जो आम मार्केट है रेडियो पर या मंडी के रेट्स हैं वो 500 रुपये फी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि इन दोनों की सरकारी कीमत जो है वो इससे मुख्तलिफ नज़र आती है। लहसुन की सरकारी कीमत फिर भी अब मार्केट का जो है वो मुकाबला कर पा रही है, लेकिन अदरक जो है वो उसका 70 रुपये का फ़र्क जो है वो मौजूद है। इसके साथ प्याज की कीमत में कमी हुई है, 40 रुपये 200 से कम होकर 160 रुपये फी किलो फ़रोख्त होने लगा है, और इसकी सरकारी कीमत में भी 30 रुपये 40 रुपये कमी देखी गई है। फी किलो कीमत सरकारी जो है प्याज की 130 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके साथ हरी मिर्च और टमाटर 120 में फ़रोख्त हो रहे हैं। मटर की कीमत में 20 रुपये मजीद कमी देखने को मिली है, 120 से कम होकर 100 रुपये फी किलो फ़रोख्त होने लगा है, जबकि सब्ज़ चना जो है वो भी और सुहाना चना भी 400 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ बात करें अरवी की 240 में दस्तयाब है। आने वाले दिनों में जब मौसम गर्मा की शिद्दत बढ़ेगी तो अरवी की फसल जो है, तोरी की फसल जो है वो आसानी दस्तयाब होगी,
तो उसकी कीमत में कमी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो है ये सब्जियां महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। आलू की कीमत काफ़ी कम हो चुकी है, 40 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। सरकारी कीमत भी यहीं तक देखी जा रही है। इसी तरह अगर फलों की बात करें तो फल आम शहरी की पहुंच से कोसों दूर नजर आते हैं। अंगूर 800 रुपये फी किलो, अनार 600 रुपये फी किलो, सेब जो है वो 240 से लेकर 400 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ पपीता 300 में, खरबूजा 200 में, माल्टे 150 रुपये किलो में, जबकि केले जो हैं वो 160 से 200 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें चिकन और अंडे की, चिकन की कीमत में कमी देखने को नहीं मिल रही। गुज़श्ता 2 से 2.5 माह से चिकन जो है उसके दाम बेलगाम नजर आते हैं। फी किलो कीमत 570 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि अंडे के खुद साख्ता दाम भी कम नहीं हुए। अंडे की सरकारी कीमत तो 211 रुपये दर्जन मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में अभी भी 350 से 400 रुपये दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। एक तरफ हुकूमती सतह पे महंगाई हुई तो दूसरी तरफ मार्केट में महंगाई का तूफान बरपा हुआ। अब अगर हुकूमती सतह पे महंगाई कम होती दिखाई दे रही है, कीमतें कम होती दिखाई दे रही हैं अशिया खुरनोश की, तो लेकिन मार्केट की कीमतें जो है वो कम नहीं हो रही। इस हवाले से आम शहरी बड़ा परेशान है और उनका ज़िला इंतज़ामिया से, आला हुकाम से, निगरान हुकूमत से यही मुतालबा है कि खुदसाख्ता महंगाई को कंट्रोल करें, कीमतों को कम किया जाए, ताकि ये जो अशिया खुरनोश है इनका ख़रीदना आम शहरी के लिए आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट में मौजूद हैं जी, हमारी रोही की रिपोर्टर हैं अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, अलिशबा से जानेंगे इनकी स्टोरीज के हवाले से, और आपको पता है कि यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के हवाले से बीट होती है, स्पेशल बच्चों की एजुकेशन के हवाले से हम बात करते हैं। तो अभी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं अलिशबा एजुकेशन के हवाले से बात करें? एजुकेशन के हवाले से तो इस वक्त जो हमारी टॉप की एक स्टोरी है वो इस हवाले से यही है कि अगले महीने से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और जो स्पेशल बच्चे हैं उनके अगर मसाइल की बात की जाए तो अभी तक उनका वो मसला सॉल्व नहीं हुआ कि उनको राइटर प्रोवाइड किया जाता है, ख़ासतौर पे ब्लाइंड बच्चों को। तो उनका मुतालबा यह है कि हमें ऑप्शन दिया जाए, जैसे लाहौर बोर्ड में दिया जाता है, मुल्तान बोर्ड के बाद ऑप्शन मौजूद नहीं है, कि हमें ऑप्शन दिया जाए कि हमें ब्रेल से लिखने दें खुद या फिर राइटर प्रोवाइड करें। अब राइटर जब प्रोवाइड किया जाता है तो उनको जो सेंटर्स हैं उनके मर्ज किया जाता है, कि मतलब एक बच्चे का सेंटर ये बना दिया, दूसरे का ये, एक नहीं बनाया जाता। और उनके रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल, 45 मिनट्स उन बच्चों को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। पर उनकी शिकायत यही होती है कि जो सुप्रीडेंट होते हैं वो उनसे पेपर ले लेते हैं पहले ही, मतलब जैसे बच्चों के साथ 12 बजे सबका पेपर खत्म हुआ तो उनसे भी ले लिया गया। और दूसरा सेंटर में ये डिस्टर्बेंस होती है कि अगर एक बच्चा लिखवा रहा है तो जाहिर सी बात है आगे पीछे वाले बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो दूसरा वो इस वजह से थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि उनके नंबर्स इफेक्ट करते हैं। और राइटर ढूंढना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि अगर एक बच्चा 9th क्लास के पेपर दे रहा है तो उसको उससे एक क्लास पीछे का राइटर दिया जाता है, यानी 8 क्लास का राइटर दिया जाएगा। और वो भी राइटर अच्छा हो, नॉमिनेट करते हैं स्कूल्स वाले, पता नहीं बच्चा कैसा लिखे, तो वो डाउटफुल होते हैं कि जब अगर हमें ब्रेल इस्तेमाल करनी आती है तो हमें राइटर ना प्रोवाइड किया जाए। तो इनका ये मसला है। दूसरा ये है कि ये कहते हैं अगर हमारा एक ही सेंटर बना दिया जाए तो हमें ये मसाइल ना होंगे। अगर आप हमें राइटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें एक ही क्लासरूम में बिठा दिया जाए सारे नाबीना बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को, तो हमें एग्जाम्स में मसला ना हो के। और तीसरा ये कि अगर आप हमें एक हमारा सेंटर नहीं बना रहे, अलग अलग भी बना रहे हैं, तो जो निगरान खड़े होंगे, टीचर्स खड़े हैं, सुप्रीडेंट्स खड़े हैं, उन्हें एटलीस्ट ट्रेनिंग दी जाए कि हमारे साथ उन्होंने किस तरह का मतलब रखना है रवैया, और किस तरह। इसमें मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, जिस तरह से हम अभी हम देख रहे हैं ना, महंगाई का तूफान भी है और फिर उसके साथ साथ लोगों की मुश्किलात भी हैं। जिस तरह अभी एक कॉलर भी हमारे साथ थी, इसी तरीके से जो है हंजला, क्या आप समझते हैं कि किस तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है? मतलब जाहिर सी बात है लोगों के पास जो है उस तरीके से वसाइल नहीं हैं, तो क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? सबसे पहले ये कि हम जिस तरह अब अपनी पॉकेट मनी से हेल्प कर रहे हैं, वो तो ये है कि हम जितनी कोशिश अपनी जेब से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसमें इस तरह की, जिस तरह अभी एक कॉलर थी, इस तरह की बहुत सारी कॉल्स मेरे मोबाइल पे आती हैं। हालांकि हमने आज तक सोशल मीडिया पे कोई ऐसी एक्टिविटी अपलोड नहीं की। सही है। उसकी वजह, मेन वजह यह है कि सफेद पोश लोग, उनको हम सोशल मीडिया पे जाके प्रमोशन का जरिया बनाएं, तो उससे एक तो नेकी का भी कोई फायदा नहीं रहता, वो नेकी भी नहीं रहती। तो हमारा पॉइंट ये था, इस वजह से मैं सोशल मीडिया पे आज तक जो है ना ऐसी कोई एक्टिविटी अपलोड नहीं की।
लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास ऐसी बहुत सी कॉलें आती हैं। हमारे पास अब हमारी जितनी तवज्जो से या हमारे ताउन से जितने अहबाब हमारे साथ अटैच हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, उनकी पॉकेट में से जितना हमारे से होता है वो हम करते हैं। लेकिन हमारा एक मुतालबा है गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट हो, जिस तरह डिफरेंट सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, डिफरेंट NGOs वगैरह हैं, और इसी तरह वकीलों की हैं, डॉक्टर्स की हैं, इसी तरह सोशल एक्टिविस्ट जो हैं या सोशल वर्कर्स जो हैं, उनके लिए कोई ऐसा ना इदारा है ना कोई ऐसी तंजीम है जहां से उनको फंडिंग हो और वो प्रॉपर एक जो है ना मुल्कों की खिदमत कर सकें। तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट के साथ अगर ऐसे कोई मामलात हमारे हों सोशल वर्कर्स के, वहां से हमें प्रॉपर फंडिंग हो और उसके साथ जो है ना हम प्रॉपर एक हेल्प कर सकें। अभी तो हम अपनी जेब से जो कर सकते हैं या जिन इदारों के साथ या दोस्त अहबाब के साथ हम मुंसलिक हैं, उनकी हेल्प से जो हम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वही हमारी कोशिश है। अच्छा, फिर वही ना कि जिस तरह के हालात है ना, लोग फिर थोड़ा सा जो है ना वो एक तो मदद करने में थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं, बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो यही होता है कि जाहिर सी बात है कि कुछ लोग इस चीज़ को याद कहते हैं कि अच्छा क्या है, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, टाइम वेस्ट करें, कैसे लोगों का पता करें, ये भी इस तरह की भी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती हैं। हमारे पास जब हमने काम स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया कि मैं अकेला था, तो देखा देखी लोग मिलते गए, और इसी तरह अब जब हमने चौथा साल है, हर साल हमारी टीम बनती है, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, इसके अलावा बाहर की हमारी जो प्राइवेट टीम है, जिसमें कॉलेज में एक कॉलेज की टीम होती है, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की है। अब हमने थोड़ा सा काम एक्सटेंड किया, तो उसमें हम ब्लड कैंप्स और मेडिकल कैंप्स की तरफ भी आ रहे हैं। तो उसमें लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल है। हमारा पर्पस, हमारा मिशन एक ही था कि हमने खिदमत करनी है, लेकिन हमने उसका एक नाम रखा, वो नाम भी हमने इसलिए रखा कि यूथ को समझ आए। वॉइस ऑफ यूथ हमने रखा, वॉइस ऑफ यूथ का मकसद यूथ को हम अपनी तरफ जो है ना माइल कर सकें। अब हमने जो टीम बनाई, टीम में कुछ ऐसे लोग हैं, उनका सवाल ही होता है हम क्यों करें, हम क्यों करें, फिर उसको अच्छा वो भी होता है कि हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा, बिल्कुल ऐसे ही हम क्यों करें, हमें इससे क्या फायदा हो रहा है। अब हमारा जो नौजवान तबका है वो ये नहीं सोचता कि हम अगर अब कर रहे हैं तो हमें इसका बदला बाद में या हमारे बनने के बाद ये सदका जारिया के तौर पे हमें मिलेगा। उनका ये होता है कि अगर हम अभी कर रहे हैं तो हमें अभी इसका सिला मिलना चाहिए, इन सेंस ऑफ फाइनेंस या कुछ भी। लेकिन उनको समझाना, हमारा समझाने का तरीका ये है कि हम खुद करते हैं, कुछ दोस्त अहबाब जो हमारे साथ शुरू से अटैच हैं वो करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर उनको मोटिवेशन मिलती है, फिर वो हमारे साथ अटैच होके, और फिर वो ये होता है कि उससे ज्यादा, हमसे ज्यादा एनर्जी के साथ वो काम करते हैं। लोगों में कितना जज्बा देखते हैं, जैसे जितना लोग आपके साथ, क्योंकि जिस तरह जाहिर सी बात है मुश्किलात तो जब भी अच्छे काम करने लगे ना इंसान, उसमें हर्डल्स ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, क्योंकि लोग बुराई की तरफ जल्दी वो माइल हो जाते हैं, अब अच्छाई की तरफ आए तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और फिर ये चीजें जो हैं वो बड़ी मुश्किल होती हैं। लेकिन अगर आप उस पर कायम रह जाएं तो सफर आसान भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मिशन था तो 4 साल से कायम ही है। बहुत सारे मुश्किलात भी आई हैं, और क्योंकि कोरोना में जब स्टार्ट किया था उस टाइम भी हमें बहुत सारी मुश्किलात थी। मुश्किलात कुछ इस तरह होती हैं कि एक हमारा जो है ना डोनर है, उसको हमने एक केस फॉरवर्ड किया या उससे हमने कोई हेल्प मांगी है, तो समटाइम ऐसा होता है कि अगले की जिंदगी का सवाल होता बिल्कुल है, और वो फिर उसको लेट करते जाते हैं। अभी रिसेंट हमारे साथ ये हुआ कि हमने एक केस ले लिया, कैंसर का वो पेशेंट था, तो एक डोनर को हमने शेयर किया, तो उसने हमें कहा ठीक है, इसकी जो है ना मैं जितनी अमाउंट बनती है मेडिसिन की, इंजेक्शन की, मैं देता हूँ। 1 महीना वो उसकी अमाउंट लेट हुई, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इस तरह की बहुत सी मुश्किलात आई। आज वो बच्चा मैं ये समझता हूँ कि उस डोनर की वजह से मजीद तकलीफ में है। लेकिन हमसे जितना हो सका, हम किसी कोई वादा नहीं करते, कोई दावा नहीं करते, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट्स हैं, तो हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं। फिर उसके बाद जब महीने बाद हमें पता लगा कि ऐसी कोई हेल्प नहीं आई, हमने जितना हो सका हमसे फिर दोबारा स्टूडेंट्स ने मिल के, कुछ बच्चों ने अपनी फीसेस, कुछ ने ऐसा भी किया अपनी फेयरवेल पार्टीज छोड़ के हमारे साथ ताउन किया, और हमने उस बच्चे की हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन उस एक जो हर्डल थी, वो उस एक जो ऐसे समझ ले कि गेड़ा था, उससे उस बच्चे की जिंदगी जो है ना वो नुकसान में थी। और अच्छा, फिर ये है कि जिस तरह लोग जो है ना इस नाम पे, नेकी के नाम पे लोगों को बेवकूफ भी बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये हम कहें कि हम एक तस्वीर का एक रुख देखते हैं तो दूसरी तरफ इस तरह का भी रुख है कि अगर कहीं लोग सही मायनों में हेल्प करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं
जो सिर्फ अपने पर्पस के लिए लोगों को यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अगर हम बात करेंगे लोगों की आपने हेल्प करनी है तो पहले तो अब ये इतना चीजें अब हो चुकी हैं, अवेयरनेस भी आती जा रही है। लोग कहते हैं कि पहले हमें दिखाएं कि वाकई आप काम कर रहे हैं, आपकी कोई एनजीओ है या आप प्रॉपर क्या किसी इदारे से हैं, कि आप वो जो हेल्प अगर आप करना चाह रहे हैं क्या आया वो उस जो डिजर्व करता है उन लोगों तक पहुंच भी रही है आपकी हेल्प या नहीं पहुंच रही। फ्रॉड भी बहुत है ना। बिल्कुल फ्रॉड है, इससे भी बहुत सारा फ्रॉड है इसमें। कुछ हमारे साथ भी एक दो दफा हुआ कि बल्कि इसी चैनल के जो है ना हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हमने मिलके एक शादी का केस हमारे पास आया, तो हमने उसके लिए मामलात किए। जब हम सब कुछ अरेंज करके वहां पे पहुंचे तो वो शादी नहीं थी, तो उसको फिर हमने प्रॉपर टैकल किया, पुलिस को सारे मामलात हमने किए। और अब इस तरह है कि हम किसी डोनर के पास अगर जाते हैं तो उसको डायरेक्ट हम जो है ना अगले जो हमारा ऐसे समझ लें कि मुस्तहिक कोई ऐसा मरीज है या कोई आगे वाली फैमिली है उससे डायरेक्ट रब्ता करवा देते हैं। लेकिन डायरेक्ट रब्ता करवाने में बहुत सारे मामलात हैं कि पिछले साल हमने एक स्टूडेंट थी, उसकी फीस का जो है ना हमने जिम्मा लिया, तो उसकी फीस के मामले पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ। सही। हमारे पास वो फीस नहीं पहुंची। उस बच्ची का मुतालबा ये था कि मेरी फीस आप खुद जाके पे कर दें, मैंने एग्जाम में बैठना है। हमने वो केस शेयर किया तो उस बच्ची का नंबर ये नहीं पता कहां से लीक हुआ, किस तरह हुआ, उसके साथ मतलब गलीज गुफ्तगू की गई उस बच्ची के साथ, और उसको जो है ना हरासमेंट किया गया, सब मामला किए गए। हम फिर कुछ इस तरह से डरते भी हैं कि डायरेक्ट जो है ना राब्ता ना करवाया जाए। अभी रिसेंट एक हमारे पास केस आया, तो वो निश्तर में एक कारी साहब हैं, उनके बेटे एडमिट थे, तो एक डोनर ने मुझे कहा जी मिलवाना है। मैंने कहा ठीक है आप मेरे साथ चले, मैं खुद उनको लेके गया हूँ और उनको मिलवा के आया हूँ। वहां पे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया उनके साथ, उनके जो पेशेंट थे अल्हम्दुलिल्लाह उस डोनर ने प्रॉपर उनके साथ ताउन किया। तो हम इस तरह जो है ना डोनर को सेटिस्फाई करने के लिए फैमिली के साथ मिलवा देते हैं या उनको जो है ना कोई भी ऐसा प्रूफ दे देते हैं कि हमने आपकी जो डोनेशन थी वो मुस्तहिक तक पहुंचा दी। सही है। चलिए ये तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीजें जो हैं वो आपका इनर सेटिस्फाई जो है ना वो सेटिस्फेक्शन वो बड़ी जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा इसके साथ ही मजीद भी आपसे जानते हैं, साथ ही जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इस टाइम जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से, अच्छा अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों के इम्तिहानात के हवाले से जो है वो इंग्लिश में जो है ना करवाने का मामला क्या है, ये अलिशा ये थोड़ा सा इस हवाले से बच्चों के अभी कल ही एक इजलास में पीसीबी का जो इजलास हुआ है उसमें एक फैसला किया गया है कि 2025 से जो इम्तहानात होंगे वो अंग्रेजी में लिए जाएंगे। यानी पहले ऑप्शन मौजूद होता था उर्दू में बच्चे पेपर दे सकते थे, क्योंकि पिछले सालों से निसाब में तब्दीली आई, इंग्लिश मीडियम किताबें कर दी गई। हमने देखा कि माशरती उलूम की जो बुक थी उसको भी इंग्लिश में कर दिया गया, तो गवर्नमेंट स्कूलों की पॉलिसी थी, पर ये था कि बच्चे अभी उस चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो मैट्रिक लेवल पे मार्क्स लेना, compete करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो 2025 होगा उसमें मैट्रिक के जो इम्तहानात होंगे वो तमाम जो इम्तहानात जैसे इस्लामियात हो गया, उर्दू को छोड़ के इस्लामियात हो गया, माशरत उलूम हो गया, वो इंग्लिश मीडियम में होगा। इसी तरह जो FA है उसके जो इख्तियारी मज़ामीन होंगे उसके 2026 से जो इम्तहानात होंगे वो इंग्लिश में होंगे। तो अब ये कल से जब फैसला आया तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चों एकदम पैनिक भी हो गए, मगर जो अगले महीने से एग्जाम्स हो रहे हैं वो उसी पैटर्न के मुताबिक होंगे, यानी ऑप्शंस अभी भी मौजूद है, यानी इसी साल के लिए जो बच्चे अब पेपर दे रहे हैं। पर अगले साल से अब ये स्कूल्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स की। और अगर हम जनूबी पंजाब की बात की जाए तो तकरीबन जो बच्चों की बात की जाए तो तकरीबन हमारे पास 15 लाख से जायद बच्चा है जो इन स्कूलों में पढ़ रहा है। और अब उन टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि अगर निसाब की तब्दीली हुई है, किताबें चेंज हुई हैं, तो बच्चों को उस हिसाब से आप ट्रेन करो कि वो अगर अपने मैट्रिक का इम्तहान कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अगर आपको इम्तहान देने के लिए बच्चे बैठे तो उनको इंग्लिश में पर्चा करना आता हो, एग्जाम में रिटर्न लिखना आता हो। तो इस हवाले से जो है टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। आप देखते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या इकदाम करता है, कैसे टीचर्स की ट्रेनिंग करवाता है और कैसे एक निज़ाम बनाया जाता है कि क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में तो ऑलरेडी मेजॉरिटी जो स्कूल्स हैं उनमें इंग्लिश पे बच्चों को ग्रिप होती है, पर जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अभी तक ये नहीं आया। उन्होंने कुछ गेम्स, कुछ ऐसे पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाए थे पिछले साल जिससे बच्चे सीख रहे थे, फोनिक्स सीख रहे थे, दूसरी चीजें सीख रहे थे, मगर अभी ये सेटअप नया नया आया है तो एकदम से बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना अंग्रेजी की किताबें सारी वो भी थोड़ा टफ हो रहा है। तो अब ये टीचर्स के लिए एक बहुत जिसे कह सकते हैं चैलेंजिंग पीरियड होगा
कि उन बच्चों को तैयार करना और फिर रिजल्ट भी अच्छे देना जो 2025 के आएंगे। तो ये अच्छा, ये तो अभी जिस तरह हम टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से अक्सर हम टीचर्स के साथ भी ये बात करते रहते हैं। अच्छा, प्रॉपर हमारे जब चाहते हैं कि हमारे टीचर्स भी, जाहिर सी बात है उनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी तो बच्चों तक भी अच्छी एजुकेशन जो है वो डिलीवर कर सकेंगे, पर इसके ऊपर इतना कोई खास अमल दरामद होता नहीं है कि टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से जब भी बात हो। आसमा, होता ये कि अब ये ज्यादातर जो ट्रेनिंग्स होती हैं कायद इंस्टीट्यूट करवाता है मिलके, या तो ये बाहर के किसी भी एनजीओ के साथ हो रही होती है या यूएसएड के प्रोजेक्ट के साथ ट्रेनिंग मिलके करवाई जा रही होती है। वो ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होती है और अब तो कंपलसरी कर दिया गया है। तो इस साल की अगर हम बात करें तो इन्होंने सेशंस में ट्रेनिंग दी थी। प्राइमरी स्कूल का अलग था और आपने देखा होगा अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एक प्रोजेक्ट चला था जो इतना कामयाब नहीं हो सका और उस पर अरबों रुपए लगे थे। उन बच्चों की जो किताबें थी वो 6-6 हज़ार की एक बुक थी और वो एक स्पेशल किताबें डिजाइन की गई थी जो बच्चे छोटे होते हैं जिसे कच्ची जमात कहते हैं। उन स्कूलों में बच्चों के लिए एक प्री नर्सरी टाइप एक माहौल बनाया गया। टीचर्स प्राइवेट हायर की गई थी जिनको गवर्नमेंट तो इतनी ज्यादा टीचर्स हायर नहीं कर सकता, प्राइवेट हायर की गई थी। उनकी सैलरी बहुत मिनिमम थी। अब ये हुआ था उसमें सबसे बड़ी खामी, इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, अगर आप एक लड़की को 8 या 9 हज़ार पे रखोगे वो वाली एक इतनी बड़ी चीज पढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है जो जॉब करने आ रहा है वो भी इतना उसका लेवल नहीं होगा। तो क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, लोग आए मगर उस प्रोजेक्ट पे इतना ज्यादा फोकस ना किया गया जिसकी वजह से वो इतना नहीं चल पाया था। तो इस साल इन्होंने उसी प्रोजेक्ट को हटाते हुए अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से असातिज़ा को ट्रेनिंग दी, फिर प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा को ट्रेनिंग दी। अब एक जो ट्रेनिंग रह गई थी वो इनका था क्योंकि बीच में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन आ गए, एक्टिविटीज चलती नहीं। मियावाकी जंगल हमने देखा कि उनको इंस्टॉल्स किया गया स्कूल में और पौधों पे ध्यान दिया गया, किचन गार्डनिंग का एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया। तो इस हवाले से कुछ ट्रेनिंग्स रुक गई। बट अगर इनका प्लान देखा जाए, अगर प्लान को फॉलो करें तो टीचर्स अच्छे जा सकते हैं। क्योंकि ट्रांसजेंडर के स्कूल में भी हमने देखा जो टीचर्स इन्होंने हायर किए तो उनको तो एक स्पेशल सिलेबस पढ़ाना है कि उनको 3 साल के अंदर आप किस तरह मैट्रिक करवा सकते हो। तो उन टीचर्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने उन बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को फोनिक्स से लेके मैट्रिक की किताबें तक पढ़ाई हैं। सही। तो वो अगर टीचर कर सकता है ना तो टीचर कुछ भी कर सकता है अगर आप उसको ट्रेन करो। वो कहते हैं ना कि हमारे मुआशरे में सबसे जो बेहतरीन किरदार जो रोल प्ले कर सकता है वो एक टीचर ही होता है। वो एक टीचर है। तो टीचर जो है ना वो आपकी तमाम तरबियत के हवाले से आपको निखारने में, संवारने में वो टीचर का बड़ा एक रोल है। इसके मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अलिशा ये भी जानेंगे, इस टाइम जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। उस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है उसमें नौमौलूद बच्चों के लिए नर्सरी मौजूद नहीं है, इस हवाले से बताइएगा। ये सबसे बड़ा इस वक्त मेरे ख्याल से जनूबी पंजाब के हवाले से जो मुल्तान है, इतना बड़ा शहर जनूबी पंजाब का, उधर नर्सरी मौजूद नहीं है। आपको याद होगा पहले गहवारा सेंटर होता था जो सोशल वेलफेयर के अंडर आता था, पर इन्होंने गहवारा सेंटर खत्म कर दिया। उसके बाद जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ब्यूरो है उसको जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि जो भी आपको न्यू बॉर्न बेबीज मिलेंगे तो वो आप लोग रखेंगे। बट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में नर्सरी नहीं है। तो अगर कोई बच्चा अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूं 2 माह में मुल्तान शहर और इसके इर्द गिर्द की जगहों से, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने 45 बच्चे रेस्क्यू किए हैं जिनकी जो अगर उम्र की बात की जाए तो 1 दिन से लेकर 1 या 2 दिन से लेके बच्चा जो था 8 माह का भी था। मतलब उस बच्चे को ऐसे या तो कूड़े में से या गटर में से इन जगहों से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तो अब उसको पहले हॉस्पिटल रखा जाता है, चिल्ड्रन अस्पताल। चिल्ड्रन अस्पताल के बाद जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास क्योंकि नर्सरी नहीं है तो इस वजह से उस बच्चे को लाया जाता है और फिर लाहौर की नर्सरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इससे ये होता है कि यहाँ पे जो बच्चे चाहिए होते हैं, जो बेऔलाद जोड़े हैं, उन लोगों को बच्चे चाहिए, अडॉप्शन के केसेस होते हैं, तो अब वो जो फाइल होंगे वो केसेस डायरेक्ट लाहौर में होंगे। और आपको पता है लाहौर इतना बड़ा सिटी है तो उधर ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो एक सबसे बड़ा इशू ये और इधर नर्सरी का मौजूद होना। एक दूसरा बड़ा इशू ये है कि एक पूरी गाड़ी हायर होती है एक बच्चे को लाहौर ट्रांसफर करने के लिए पूरी टीम के साथ, सिक्योरिटी के साथ, कि वो बच्चा वहां जाएगा। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी और बिल्डिंग के साथ साथ स्टाफ को हायर नहीं किया जाएगा
तो यहाँ पे नर्सरी नहीं बन सकती। और नर्सरी का नुकसान ये ना होने का नुकसान ये हो रहा है कि एक तो इदारे का खुद भी इतना ज्यादा अखराजात लग रहे हैं उस बच्चे को यहाँ से वहां ले जाने में। दूसरा, अगर इदारा किसी तरह मैनेज कर लेता है, वो बच्चा रख लेता है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के बाद ऐसा ट्रेन स्टाफ नहीं है। नर्सरी के हवाले से जो खवातीन रखी जाती हैं, स्टाफ रखा जाता है, वो मौजूद नहीं है, इसलिए वो लाहौर चाइल्ड प्रोटेक्शन में ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा ये कि जब यहाँ पर ईडी सेंटर जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं तो कूड़े में फेंक देना, ये बच्चे डैमेज भी हो जाते हैं, किसी का कुछ हो रहा है, कुछ लोग बच्चों की तो वफात भी हो जाती है, इतना बेयर नहीं कर पाते। तो ये था कि एक ईडी सेंटर में ये हुआ था कि आपने उन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी कि झूला बाहर रख दिया जाए, तो ताकि जिसने बच्चों को डालना है वो झूले में डाल के चला जाए, उनकी आइडेंटिटी लीक नहीं होगी। बट फिर भी शहरियों को इतना मतलब अंदाजा नहीं है या मालूम नहीं है कि उस ईडी सेंटर क्योंकि शहर से थोड़ा सा बाहर करके रहा है, तो इस हवाले से अंदाजा नहीं है कि अगर उन बच्चों को अगर आपने फेंकना ही है तो उन झूलों में फेंक दे, उनको तकलीफ ना हो, इतनी अजियत ना हो, तो अवेयरनेस नहीं है। और दूसरा ये कि अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी अपने ही सेंटर के बाहर, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन मेन सिटी में काम कर रहा है और चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम ज्यादा है, नाम ज्यादा है, रेस्क्यू ऑपरेशंस भी होते हैं, तो अगर एक झूला लगा दिया जाए तो फिर उनको भी ये दुश्वारी नहीं होगी और बच्चों को एक अजियत होती है। तो और सबसे बड़ा एक मैं समझती हूँ इशू ये है कि लोगों में इतने लोग डरते हैं कि हम डाल के जाएंगे तो कहीं कैमरे ना लगे हों सेंटर्स के बाहर, वो हमें पकड़ ना लें, तो ऐसे होता है। तो बच्चों का काफी ज्यादा एक जिस्मानी नुकसान हो जाता है कई बच्चों का। और वो हमने देखा कि पता नहीं, मैं वही जैसे हम अभी हंजला से बात भी करते एहसास, तो ये जो लोग जो है ना, एक पता नहीं किस तरह का दिल रखते हैं। मैं तो ये भी हैरान होती हूँ कि इतने सख्त दिल होते हैं कि बच्चों को इस तरह से कहीं कूड़ा करकट वाली जगह पे फेंक देना या कहीं पे भी। और ये खैर मेरे तो ये चीज अल्फाज ही नहीं बयान हो सकते ना, मतलब ये इतना पेन है कि जो हम लोग शायद, मैं समझती हूँ कि बड़ा मुश्किल ये डिसीजन होता है। अच्छा, लोग अपने ही बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो मतलब हैरत की बात तो ये है। आजकल के हालात हैं, गुर्बत के हालात हैं, जो बच्चे फेंके जा रहे हैं, लेकिन अब जो बच्चे जवान हो रहे हैं, लोग उनको भी जिबा कर रहे हैं। हाँ, मतलब अब तो ये हालात है, अब तो ये है कि आपने खुद भी खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, अब अपने बच्चों को भी मार रहे हैं। क्यों? जब लोगों के सामने जब हालात के बेबस हो जाता है इंसान, तो ये समझता है शायद कोई रास्ता नहीं है, तो ये एक बेहतरीन रास्ता है कि अपने आप को जो ही खत्म कर दो, अपने बच्चों को भी खत्म कर दो, ताकि किसी मुश्किलात का सामना ही ना करना पड़े। बट ये कभी भी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता कि आप खुदकुशी करें। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, जिस तरह के लोग मैं ऐसे देखती हूँ, बहुत से ऐसे माजूर अफराद भी होते हैं जो अपनी मेहनत के, उनके अल्लाह ताला ने और भी उनको बहुत सारी चीज़ों से नवाजे हैं, अगर एक चीज़ से महरूम करते हैं तो वो लोग हमारे मुआशरे में बड़ा एक बेहतरीन, मैं समझती हूँ हमारे लिए एक सबक है कि वो लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और कितनी एफर्ट्स कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपने आप को इतना मोटिवेट किया हुआ होता है कि वो अपनी उस कमज़ोरी को अपनी कुव्वत समझते हैं। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें होती हैं कि हम अपनी कमज़ोरी को बहुत इतनी कमज़ोरी बना देते हैं कि फिर हम उसके हल की तरफ नहीं जाते। उस कमज़ोरी की वजह से हम मजीद रह जाते हैं, कुछ करने से भी रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमेशा अपनी वीकनेस को पावर बनाएं, फिर आप देखें क्या कमाल होते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है आप अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी यहाँ पे जिस तरह आप काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को खैर शो भी नहीं करते और वो दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। अभी रमज़ान भी आने वाला है, स्पेशली इस मैं कहती हूँ महीने में जब भी रमज़ान की आमद होती है तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल। और कोशिश करते हैं कि लोगों तक जो है वो आसानियां जितनी पैदा की जा सकें लोगों के लिए, वो करते भी हैं। इस हवाले से भी कुछ प्लान्स किए हैं मैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने वॉइस ऑफ यूथ की एक प्रॉपर टीम बनाई है, जो क्योंकि रमज़ान में भी 15 दिन है, तो हमारा ये प्लान है कि रमज़ान में फर्स्ट डे से लेकर आखिरी दिन तक हम लोगों तक जितने मुस्तहिक अफराद है जिनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा है, जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना कि उन्होंने ये बताया कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, तो इस तरह के बहुत से लोग हैं। जिस तरह पिछले साल मैं अफ्तारी करके नमाज पढ़ के वापस आ रहा था, मुझे एक कॉल आई, तो उन्होंने कहा बेटा हमने आज रोज़ा जो है ना पानी से खोला है। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे फैमिलीज हैं जो अपने आप को शो नहीं करती, लेकिन वो इसलिए भी नहीं मांगते कि हमारी जो सफेद पोशी है उसका भरम, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो मजरू नहीं होनी चाहिए। मजरू नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है
बहुत लोग ये भी करते हैं कि अच्छा शायद इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन उससे काफी लोगों की तजलील भी हो रही है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही आप उनकी पिक्चर्स अपलोड करते हैं या आप उनके दिखावे के तौर पे ज्यादा चीजें हो रही होती है ना कि देखो हमने इसके लिए बहुत कुछ कर दिया है, हमने इसके लिए यहाँ ये कर दिया है, तो उस तरह से लोगों की जो तजलील होती है और जो लोग जितना हर्ट होते हैं, खैर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी के लिए आप मोटिवेशन बने, लेकिन किसी और भी बहुत सारे तरीके हैं। बिल्कुल ऐसे इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी, हम बात कर रहे थे रमज़ान के हवाले से, क्या आगे आपके प्लान में? रमज़ान के हवाले से हमारा ये प्लान है कि अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको जो है ना बताना चाहूँगा, तो डिटेल बताना चाहूँगा। आपने गुर्बत के हवाले से बात की, इसी तरह हमारे पास एक केस आया था जिसमें एक नौजवान बच्चा खुदकुशी करने जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि उसकी फैमिली, उसके जो मामला थे डिस्टर्ब थे, स्टूडेंट था वो नहीं जो है ना फेस कर पा रहा था, वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी, तो उसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे वो अपना कुछ भी स्किल सीखे या वहाँ पे कुछ ना कुछ अर्न कर सके। तो इस चीज को देखते हुए हमारे माइंड में जो ख्याल आया था वॉइस ऑफ यूथ बनाने का। वॉइस ऑफ यूथ के बेसिकली दो मकसद, एक सोशल एक्टिविटीज जिसमें राशन वगैरह हो गया, ये बाकी सारे मामलात हो गए, और इसी तरह सोशल एक्टिविटीज ही का दूसरा पर्पज ये है कि हम लोगों को प्लेटफॉर्म दें। प्लेटफॉर्म इस बिहाफ पे दें कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको किरत का शौक है, नात का शौक है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म मुयसर नहीं है, क्योंकि कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में एक महदूद होता है कि वो यूनिवर्सिटीज तक उनको प्रमोशन देते हैं और यूनिवर्सिटी का बच्चा यूनिवर्सिटी तक ही महदूद रहता है। तो हमारा प्लेटफॉर्म इस चीज के लिए हाजिर है, कोई भी बच्चा नात, किरत नात से लेकर मॉडलिंग तक किसी भी कैटेगरी में हमारे पास आता है, हम उसको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग देते हैं। हमारे सीनियर्स हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको इस काबिल कर देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उस स्किल के बिहाफ पे कुछ ना कुछ अर्न करने लग जाते हैं। क्योंकि गुर्बत इतनी है, लोग अगर जॉब की तरफ जाते हैं, जॉब्स नहीं है। लेकिन हमारे इस जनूबी पंजाब में टैलेंट इतना है कि उसको थोड़ी सी पॉलिश करने की जरूरत है। तो हमने इस चीज का थोड़ा सा एक ऐसे समझ लें कि एक पार्ट बनाया वॉइस ऑफ यूथ में। हम लोगों को निकाल रहे हैं टैलेंट, उस टैलेंट के बिहाफ पे आप कुछ ना कुछ अर्न करने लग जाए। जैसा सिंगर है और उसको थोड़ी सी एक वायरल उसकी कोई वीडियो होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह कोई एक्टर है या कोई टिकटॉकर है, कोई मॉडल है, सेम मामलात ऐसे ही हैं। तो हमने वॉइस ऑफ यूथ का प्लेटफॉर्म इस चीज के लिए रखा हुआ है कि कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची हमारे पास आती है, उसको किसी भी चीज की जो है ना स्किल्स में या उसको ट्रेनिंग चाहिए, हमारे पास सीनियर्स अवेलेबल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी काम कर रहे हैं, अब भी मजीद इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि इसमें मजीद जितना हो सके काम करें। तो उसमें हमारे पास आए। मेरा ये मकसद है कि कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची इस ख्याल से इस तरफ ना जाए कि खुदकुशी वाले मामलात, डिप्रेशन वाले मामलात, बहुत से मामलात हैं कि हम देखते हैं डिप्रेस्ड है बच्चा, उसको कुछ नहीं पता कि मैंने करना क्या है, मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ठीक है क्लासेस हो रही है, लेकिन डिप्रेस क्यों है कि मेरे पास जेब खर्ची नहीं है। लेकिन उसके पास टैलेंट है, वो उस डिप्रेशन में अपने टैलेंट को जाया कर रहा है। हम उसके टैलेंट को पॉलिश करेंगे और इंशाल्लाह उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे। और इसी तरह हमारे पास जिस तरह अब ई कॉमर्स का दौर चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा है, हमारे पास फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। कोई भी बच्चा इसको सीखना चाहे, वीकेंड में 2 क्लासेस हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि हम जिस तरह मार्केट में $200, $300 चार्ज किए जा रहे हैं, वॉइस ऑफ यूथ का प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ये सर्विसेज दे रहा है। ये स्टूडेंट्स के लिए है कि कोई भी स्टूडेंट इसको सीख के ये है कि अपना घर या अपना जो रोजगार है वो एक सीधा कर सके, मेहनत के साथ आप जो है वो आप कर सकते हैं। और इसी का जो हमने एक नेक्स्ट पार्ट है रमजान के हवाले से, इसी टीम के साथ हमने एक और टीम अटैच की है जिसमें सिर्फ डोनेशन वाले मामलात। आज से ही हमने अपने डोनेशन बॉक्सेस लोगों से राब्ते शुरू कर दिए कि जिन लोगों से हमने पिछले साल कुछ मामलात किए थे कि को डोनेशन ली थी, उनसे राब्ते शुरू किए दोबारा से, ताकि हम उसमें राशन वगैरह और बाकायदा जो है ना रोजाना की बेसिस पे डिफरेंट जो एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पे सहरी और अफ्तारी का इंतजाम कर सकें। सही, चलें जी। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे अलिशबा आपसे कि महकमा माहौलियात की जानिब से आलूदगी नापने का जो पैमाना है वो ना होने के बराबर है, इस हवाले से बताइएगा, ये क्या है? बेसिकली ये एक मीटर्स जिन्हें कह लें आम जबान में जो लगे होते हैं, तो हमारे जो शहर में है वो आलूदगी कितनी है ये हमें पता नहीं चल सकता क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। तो ये लेकिन हमें पता है कि हमारा माहौल जो है बहुत आलूदा है, फिर भी क्रैकडाउन हो रहा है। अब इसका एक जो अच्छा पर्पस ये होता है कि जहाँ ये लगे हुए होते हैं तो इंस्ट्रूमेंट जहाँ ये लगा होता है उससे हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में
ज्यादा आलूदगी है, यानी इधर कुछ जलाया जा रहा होगा या कुछ ऐसा होगा, तो उधर क्रैकडाउन करने में और उस एरिया को क्लीन एक तरह से करने में आसानी हो जाती है। मगर शहर में ये कहीं है नहीं। हाँ, प्राइवेट तौर पे लगे हुए हैं कुछ कॉलोनीज में, पर वो अपने आप के तौर पे जो गवर्नमेंट का शुमार होता है, जैसे महकमा उसको खुद रजिस्टर करे या खुद लगाए, लाहौर में लगे हुए हैं, बट मुल्तान में अभी तक ये नहीं है। तो मतलब आलूदगी नापने का अगर पैमाना ही नहीं होगा या इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा शहर कितना आलूदा है। तो वो हम अपने अंदाजे से, आपने देखा है कि स्मोक में कितनी मुश्किलात हुई हैं हमें। हाँ। तो और टीम भी कम है, टीम के पास अपने एम्प्लॉयज नहीं है, भर्तियां नहीं हुई 3-4 सालों से, तो वो एक बहुत बड़ा मसला है। और इस वक्त जो है सेहत इंसान का सबसे बड़ा प्रायोरिटी सेहत है, तो वो सेहत नहीं होगी तो क्या होगा। और आप लोगों को अवेयरनेस कैसे दे रहे हो। तो इस वक्त फील्ड में जो है महकमा मौलियात, अगर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बहुत कम नजर आता है। तो कई लोगों को, स्टूडेंट्स को इवन के यूनिवर्सिटी के, और उनको पता नहीं होता कि ये एक डिपार्टमेंट है। हाँ। तो हम लोग भी काफी जाते हैं तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। उन्होंने स्मोक के दौरान नो डाउट काफी काम करने की कोशिश की है, बट उनके पास उनके एम्प्लॉयज कम हैं और एक इतने बड़ा ये इशू है, तो वो उसको हैंडल करते हुए उन्होंने काम किया है। मगर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको नोटिस किया जाए, ताकि हम गवर्नमेंट का तो सांस ले अपने हालात बहुत खराब है। अलिशमा अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अलिशमा, आप हमारे साथ रही। अंजला, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाज़रीन ने भी अपने ब्रेक पे जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो है समी कुरैशी मौजूद हैं, जो कि लॉयर हैं और बहुत अच्छे लॉयर भी, अभी प्रैक्टिस इनकी जारी भी है। और इसके साथ साथ नौजवानों के हवाले से जो है बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हारून अहमद खान, हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे स्केचेस बनाते हैं। तो आज इनकी जर्नी के हवाले से भी इनसे जानेंगे और साथ साथ जो है समी से भी इनकी जर्नी भी जानेंगे। लॉयर्स के हवाले से भी बात होगी। इस टाइम जो जितने भी नौजवान वकला हैं उनकी क्या क्या मुश्किलात हैं, उनको कैसे हल किया जा सकता है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, तो इस हवाले से भी बात होगी। साथ साथ इनको सियासत का भी शौक है, तो थोड़ा तो उस हवाले से भी इनसे जानेंगे। तो समी, सबसे पहले तो आपकी जो जर्नी है वो हम जानना चाहेंगे। जी, मेरी जर्नी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान से स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने मैट्रिक जो है नुखैश पब्लिक स्कूल मुल्तान से की। लेटर ऑन मैंने फिर इंटरमीडिएट सिटी कॉलेज से की। उसके बाद फिर मैंने डबल ग्रेजुएशन जो है वो BA और LLB बहाउद्दीन ज़िकियार यूनिवर्सिटी मुल्तान से की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है LLM कंप्लीट होने वाला है और प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह स्टार्ट है मेरी। सही है। तो ये किस तरह का सफर, खुद का एक ये था इंटरेस्ट था कि मैंने लॉयर ही बनना है? नहीं, मेरा पैशन है, बिल्कुल पैशन है। हाँ जी, और मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि मैं जो है लोगों को इंसाफ दिलाऊं। और अल्लाह ताला ने मुझे गॉड गिफ्टेड चीज़ दी है कि मेरा सॉफ्ट हार्ट है कि मुझसे जो है ना लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती। तो मैं वो देखता हूँ और फौरन मैं सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ कि इनको मैं क्या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करूँ या मशवरा दूँ जिससे इनकी मुश्किलात आसान हो और इनके चेहरे पर खुशी है। सही। अच्छा, वैसे जाहिर सी बात है हम यहाँ पर देखते हैं कि ओवरऑल जो है लोगों के लिए वैसे बड़ी मुश्किलात हैं। अच्छा, इंसाफ के हवाले से तो खैर हमारे बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं और हम देखते भी हैं, लेकिन अभी आप क्या समझते हैं जितने भी नौजवान इस प्रोफेशन के साथ जुड़ते हैं और फिर जो वो प्रैक्टिस की तरफ आते हैं, क्या क्या मुश्किलात उनको देखनी पड़ती हैं? आपने खुद भी आपको इस हवाले से बताइए, आपने क्या मुश्किलात देखी? जी बिल्कुल। मैं इसमें ना एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने डिग्री जो है वो 5 ईयर की थी, तो उसके बाद जो है अब वही लोग लॉ की फील्ड में आ रहे हैं जिनको लॉ से रिलेटेड शौक है, जिनका इंटरेस्ट है। क्योंकि पहले डिग्री होती थी 3 साल की, अब है 5 साल की। उससे पहले आपको यू हैव टू क्लियर द लैट टेस्ट, फिर आपको 5 साल की जो है वो एक जर्नी है पूरी LLB की, वो आपको करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपको गैट का जो है वो टेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके आपको लाइसेंस मिलता है और फिर आप इस फील्ड में इंट्रोड्यूस होते हैं। तो आपने क्या मुश्किलात क्या हैं? मुश्किलात ये आती हैं कि जब यंग लॉयर्स जब कचहरी में आते हैं और हमारी एकेडमिक जो हमारी फील्ड है लॉ से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो और जो हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस है उसमें बड़ा डिफरेंस है।
क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फाइल को हम फाइल कहते हैं, जबकि हम कचहरी में जाते हैं तो फाइल को हम मिसल कहते हैं, और अटेस्टेशन का जो वर्ड है तो उसको हम कहते हैं मुसद्दका। अब ये जो वर्ड्स हैं ये बड़े जो है ना डिफिकल्ट आपको करते हैं, और सबसे पहले जब एक नौजवान वकला जब कचहरी में जाते हैं ना तो आप इस तरह कह लें कि दो शिकारी खड़े होते हैं जो आपको हर वक्त जो है ना डिसअपॉइंट और डीमोटिवेट करने के लिए होते हैं। लेकिन आपने जो है ना उन साइड पे नहीं जाना, आपने जो है अपने आप को जो है ना इस फील्ड में स्ट्रगल करनी है, आगे जाना है। और मेरा सॉल्यूशन ये है कि कचहरी में जब भी नौजवान वकला आए तो एक एकेडमिक इस तरह की कोई ऑफिस हो या एकेडमिक कोई लर्निंग की कोई इस तरह की कोई वो ब्रांच बनाएं जिससे नौजवान वकला आए और बेसिक सीखें, किस तरह फाइल तैयार होती है, किस तरह उसको सबमिट करवाते हैं, सही, किस तरह आप जज के सामने रिप्रेजेंट होते हैं, और जो मेन इशू है वो मेन इशू है लीगल ड्राफ्टिंग। आप केस किस तरह लिखते हैं, किस तरह क्लाइंट के हिसाब से आप अपना जो है वो सारा पैटर्न वो तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो वो बेसिक है, उस पर हमें वर्क करना चाहिए। और कम से कम मिनिमम 3 महीने का इस तरह का कोई क्लासेस होनी चाहिए जो नौजवान वकला जो हैं वो प्रैक्टिस करने से पहले उस क्लासेस में अटेंड करें। अच्छा, चलें इस पे मजीद भी आपसे जानते हैं, साथ ही जो है हारून से भी जानते हैं। हारून, आपकी जर्नी कैसी है? जर्नी मेरी ऐसे है कि स्टार्ट जो है बेसिकली मैं बचपन से जैसे शौक होता है पेंटिंग का, सबको होता है, थोड़ा बहुत होता है, मुझे कुछ ज़्यादा था। तो बचपन में मैं पेंटिंग वगैरह किया करता था, मुख्तलिफ किस्म के स्केचेस वगैरह बनाना। तो स्टार्ट ये हुआ था कि बचपन का मुझे याद है वाकया, जब मैंने बाकायदा जो है मुझे एक स्केच मेरा बना था। सही। तो मेरे बड़े भाई हैं वो, तो पुराना दौर था तब साइकिल वगैरह होती थी, तो वो साइकिल पे बैठे हुए ना ऐसे खाली पैडल जैसे घुमाते हैं ना, वो इस तरह खेल रहे थे बैठे हुए। तो मैं सामने बैठा हुआ था, मैंने ऐसी कॉपी पेंसिल उठाई, मैं ऐसी उनकी तस्वीर बनाना शुरू कर दी। तो वो तस्वीर बन गई। उसके बाद मैंने घर वालों को देखा, वो सेम टू सेम उनकी तस्वीर ही, मतलब साइकिल की भी वैसे ही, उनकी भी वैसे। तो वहाँ से मेरा ना स्टार्ट हुआ था सिंपल स्केचिंग का। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो लाइफ के अंदर जो है वो जैसे तालीम होती है उसमें लग गया, साथ साथ ये काम थोड़ा थोड़ा जो है वो करता रह गया मैं। लेकिन पिछले कुछ 2 साल से आप यूँ समझें कि मैं बैठा हुआ था, तो बेसिकली मेरी है एकेडमी। अच्छा। एकेडमी में चलाता हूँ, टीचिंग करता हूँ मैं। तो वहाँ पर जो है मैंने ये रिवर्स स्केचिंग जो है ना वहाँ से मैंने स्टार्ट की थी। तो वो स्टार्ट मैंने ऐसे की थी कि एक पिक्चर थी मुझे नज़र आई, वो क्रॉस की होती है, क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है। उस पिक्चर के अंदर जो है ना वो एक कोई कैरेक्टर बना हुआ था। ठीक। तो उस पिक्चर को मैं देख रहा था, तो वहाँ पर जो है मैंने उसे ऐसी अनजाने में जो है ना उल्टा करके देखा कि उल्टा करके भी क्रॉस तो क्रॉस ही होता है। तो वहाँ पर मैंने उसे देख कर जो है वो उसे मैंने बनाना शुरू किया। तो वहाँ से मेरे माइंड में आया कि उल्टी पिक्चर भी बनाई जा सकती है, सीधी तो सभी बनाते हैं। आपने कहा कि मैं जरा डिफरेंट करूँ। हाँ? मैंने कहा मैं जरा डिफरेंट करके देखता हूँ। तो मैंने वहाँ से जो है ये स्टार्ट किया था, तब मैंने देख के किया था। अच्छा। तो वैसे जो है अब जो मैं बनाता हूँ तो वो मैं देख के नहीं बनाता, ज़बानी, मतलब पहले मुझे देखना पड़ता है तकरीबन आधा पौना घंटा। स्टार्ट में मुझे ज़्यादा देखना पड़ता था, 1-2 घंटे मुझे लगते थे कि एक पिक्चर को अपने सामने रख के मैं उसे देख रहा हूँ, मतलब उल्टा करके उसे देखता रहता था। घंटा एक देखने के बाद फिर मैं उसे जाके जो है वो स्केचिंग करता था। ठीक है। तो अब जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें जो है वो तब्दील हो गई हैं। अब तकरीबन आधा घंटा मुझे लगता है, और उसके बाद फिर मैं ज़बानी जो है वो बनाना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, तो जाहिर सी बात है रिवर्स स्केच बनाना वो कैसा लगता है? जाहिर सी बात है एक इंसान की, अब एक तो स्केच आप स्केचेस बनाते हैं, एक बंदे की तस्वीर बन के आपके सामने आ जाती है, लेकिन उसकी उल्टी तस्वीर बनाना, बस ये
खुद ही हुआ है, मतलब कहीं से मैंने सीखी नहीं है ये, ठीक है। बस करते करते जैसे आ जाती है ना इंसान को। स्केचिंग तो मुझे आती थी, शुरू से ही आती थी, लेकिन ये रिवर्स वाली जो है ना, ये बस खुद ही जहन में आया मेरे। हाँ, मैंने देखी थी एक दो अच्छा, जिनकी बनाई, किन किन लोगों की आपने इस तरह से पिक्चर्स वगैरह? ये मैंने मुख्तलिफ लोगों की बनाई है, जैसे कि एक सीजन है मनी हीस के नाम का, उसमें प्रोफेसर है, बड़ा फेमस कैरेक्टर है वो, उनकी मैंने बनाई थी। अच्छा। इसके अलावा स्टार्ट जो मैंने किया था, उस क्रॉस के बाद सबसे पहले मैंने अपने, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी मैंने, मतलब उन्हें बताया नहीं था मैंने, लेकिन उनकी मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने उन्हें दिखाया कि मैंने आपकी ये रिवर्स पिक्चर बनाई है। अच्छा। काफ़ी शौक हुए थे वो। तो इसके अलावा जो है इमरान अशरफ साहब। इमरान अशरफ, अच्छा, इनकी बात करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अफीफ, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अफीफा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने वकील साहब से बात करनी है। जी जी। एडवोकेट साहब यहाँ पे आए हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बात करें आप। जी जी ये एडवोकेट साहब से काइंडली। सनी साहब कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सनी साहब, एक्चुअली हम दोनों की एक ही फील्ड है। आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन, सो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि फीमेल का क्या टर्न होना चाहिए? फीमेल का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ठीक हो। यंगस्टर के यहाँ से 2 माह से अदालतें बंद है हमारे लाहौर में। मॉडल टाउन की तकसीम हो चुकी है कोर्ट्स की, और सिविल कोर्ट को और मॉडल टाउन को बिल्कुल अलग कर दिया है। अब 2 माह से जो यंगस्टर हैं उनके लिहाज से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कुछ भी स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक हो गया अफीफा, आपका क्वेश्चन जो है समी को समझ आ गया होगा। जी, हमारे स्टार्ट से ही ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो है वो एक कंप्लीट लॉ है, लेकिन थोड़ा सा जो इसमें एक आप फैक्टर कह लें कि हमारी लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। हमें प्रोवाइडेड है प्रॉपर लॉ, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब उस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, उससे आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। और जिस तरह अभी कॉलर का क्वेश्चन था कि लेडी लॉयर्स किस तरह देख सकते हैं, उनको किस तरह, उन लेडी लॉयर्स को ना जो है बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए इस फील्ड में, और बड़ा दिल सख्त करके जो है ना मैदान में उतरना चाहिए। और ऐसे आप सीनियर लॉयर्स देखें जो आपको अप्रिशिएट करें, आपको साथ लेके चलें, आपको डिमोटिवेट ना करें। तो ये अच्छा, ये भी कहेंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर इतनी जिस तरह से अगर मेल के लिए, उससे खवातीन के लिए बहुत ज्यादा मसाइल, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए ना खवातीन के बहुत सारे मसाइल हैं, जो अभी हम अपने मुल्तान में भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जिस तरह खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। और फिर स्पेशली जो यंग बच्चियां हैं जब वो इस प्रोफेशन के साथ जुड़ती हैं, तो ओवरऑल जो है वो पहले इस प्रोफेशन को इतना कोई खास लिया नहीं जाता था, इसको कोई अच्छा समझा भी नहीं जाता था। लेकिन अभी हम देखते हैं जितना इसके ऊपर अब जो है अवेयरनेस भी है, लोगों को समझ भी आया कि ये प्रोफेशन कितना जो है लोगों के लिए फायदेमंद भी है, और कहाँ आपको जो है किसी मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो उस हवाले से बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा होता है। जी जी, देखिए ना, अब पहले डिग्री थी 3 साल की, अब हो गई है 5 साल की। अब वही लोग आ रहे हैं जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, अब वो अपनी एक लाइफ का 5 से 6 साल एक डिग्री को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट है। अब जब वो यहाँ इस फील्ड में आते हैं तो अब वो ज़ाहिरी बात है कि वक्त जो है वो बदलते हैं, हालात बदलते हैं, तो टाइम के साथ साथ जो है चीज़ें बदल रही हैं। और ये फीमेल्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, उनको घर की तरफ से जो है ना, घर वालों की तरफ से सपोर्ट नहीं होती कि आप क्या करेंगी, आप वुकला के साथ चलेंगी, आप बाहर रोड्स पे चलेंगी, आप किस तरह मसलों को हैंडल करेंगी, क्योंकि ये एक बड़ा हेक्टिक सी रूटीन है। एक आपको दूसरों की टेंशन अपने सर पे लेनी पड़ती है, तो आपकी अपनी लाइफ बड़ी उससे डिस्टर्ब होती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बी मोटिवेटिव, अच्छा रहें और परेशान ना हो, और इस फील्ड को लेके स्ट्रगल करें। इंशाल्लाह ये वक्त चेंज होगा और सही है, हालात बदलेंगे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। और इसके साथ ही जो है हम बात कर रहे थे जी इमरान अशरफ के हवाले से। जी, तो उनका स्केच मैंने बनाया था, और इसके बाद मैंने डॉक्टर इसरार अहमद, उनका मैंने स्केच बनाया हुआ है। अच्छा जी, और साहिल अदीम साहब हैं, उनका भी बनाया हुआ है, और इसके अलावा बाबर आजम, अच्छा, विराट कोहली, मतलब बहुत सारे मैंने इस तरह के बनाए हुए हैं। तो किसी की तरफ से जो है वो कोई खास रिस्पॉन्स आया हो? रिस्पॉन्स
एक की तरफ से आया था, इमरान अशरफ साहब की तरफ से आया था। तो मैंने स्केच बनाया था तो उनका कमेंट आया था कि मैंने अप्रिशिएट किया था उन्होंने। उसके बाद मैंने उन्हें ट्विटर के ऊपर जो है मैंने लिंक वगैरह भी शेयर किया था, तो वहाँ पर भी उनका जो है वो एक कमेंट आया था कि मुझे ये आई नीड दिस, मुझे ये चाहिए। लेकिन उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो सकी, राब्ता नहीं हो सका। अच्छा, चलिए इसमें मजीद इनसे जानते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, हम बात कर रहे थे इमरान अशरफ साहब। अच्छा, मैं उनकी एक बड़ी चीज़ जो मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अट्रैक्ट भी करती है, वो ये है कि हमेशा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने खुद बड़ी हर्डल्स देखी अपनी लाइफ में, और यहाँ पर हमारे आर्टिस्टों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। वैसे ही फिर अगर हम यहाँ जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ से जो है लोगों को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। फिर कंपटीशन भी हमारा जो है, हम देखते हैं लाहौर में, कराची में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशंस भी होते हैं, लोगों को मौके भी मिलते हैं। यहाँ थोड़ी सी हमें बहुत सारी चीज़ें, हम अभी भी महरूमियों का शिकार हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से वो इस तरह के लोगों को लेकर आते हैं जिनमें टैलेंट होता है। स्पेशली उनके बहुत सारे ऐसे शोज में काफ़ी आते हैं जिन्होंने उनके स्केचेस बनाए हुए होते हैं, उनके ड्रामा से रिलेटेड कोई अपना उन्होंने इस तरह का रोल उनका जो है वो स्केच किया हुआ होता है, तो बड़ा खूबसूरत वो चीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो उन्होंने भी, आपने भी आगे उनसे कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने उनसे कोशिश की थी कि मैं उनसे रब्ता करूं, लेकिन जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया। ठीक। तो बाकी उनके शो है, मुझे पता है, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। फैन जो होते हैं उनके पिक्चर मैंने देखी हैं, बना के लेके जाते हैं। हाँ। तो लेकिन मेरा काम कुछ ऐसा है कि मेरी पिक्चर जो है ना, उसको अब मैं बना के अगर लेके जाऊँ कि मैंने इमरान अशरफ साहब की पिक्चर बनाई है, तो वो उनको तो दिखानी पड़ेगी सीधी, ठीक है, नॉर्मल पिक्चर है, जबकि मैं बना रहा हूँ रिवर्स में, उल्टी। तो वो बेसिकली मेरी जो वीडियोस हैं वही जाके मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कि ये मैंने इस तरह आपकी पिक्चर बनाई है। सही। क्योंकि पिक्चर बनने की बात नहीं है, जिस तरह बनाई गई है वो एक खूबी है। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिलता है जब आपने ये बनाना शुरू किया, घर वालों की तरफ से, फैमिली, और उसके साथ साथ फिर फ्रेंड्स वगैरह हो गए आपके, यहाँ पे जिस तरह लोग आते हैं, चीज़ों को आप प्रमोट भी करते हैं ना? जी जी। तो उस हवाले से देखिए, रिस्पॉन्स ये है कि आजकल तो ऐसे ही है कि इंसान का जो प्रोफेशन होता है उसमें यही है कि आपकी अच्छी इनकम हो तो आपका अच्छा प्रोफेशन है, वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। जिस चीज़ में इनकम नहीं होती या कम होती है वो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही है कि बनाता मैं हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, मेरी वाइफ है उनकी सपोर्ट है, मेरे भाई हैं बड़े उनकी सपोर्ट है। इसके अलावा रिलेटिव्स वगैरह बस अप्रिशिएट ही है, जैसे नॉर्मल सा करते हैं, सब करते हैं कि आपने बहुत अच्छी बनाई है। इसके अलावा कुछ खास उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। या फ्रेंड्स वगैरह हैं, फ्रेंड में भी हैं, मेरे एक दोस्त हैं, तो वो भी मुझे किसी को सीखने का भी शौक है कि आपकी इस तरह आपको देखते हुए, काम करते हुए किसी को शौक हुआ हो कि यार मुझे भी सिखाओ? मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर वो मुझे कहते रहते हैं कि कैसे बनाते हैं आप, हमें बताएं। तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि आप जो हैं, जैसे कि सेकंड ईयर मेरी एकेडमी के अंदर लास्ट क्लास है, मैंने कहा आप सेकंड ईयर के पेपर दे लो, उसके बाद जो है आप आना मेरे पास, मैं आपको सिखाऊंगा। सही। तो आप सिखा रहे हैं? नहीं, अभी तो मैंने नहीं सिखाया, ना कोई फिलहाल आया है, लेकिन कोई आएगा तो मैं जरूर सिखाऊंगा ये करते कैसे हैं। सही है, अच्छी बात है, आपके पास जो नॉलेज है वो दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए, और ये भी एक अच्छी बात है कि लोग जब सीखना चाह रहे हो। वैसे तो हम देखते हैं लोगों में इतना वो नहीं होता कि लोग इसको सीखें, लेकिन जाहिर सी बात है कि बड़े कम लोग होते हैं जो सीखना चाहते हैं और इस प्रोफेशन के साथ भी जुड़ना चाहते हैं। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं असद बात कर रहा हूँ और इस टाइम इस्लामाबाद से मैं आपका ये लाइव शो देख रहा हूँ। बेसिकली मैं मुल्तान से हूँ। अच्छा। और मैं काफी बार वही पे आ भी चुका हूँ। असद आलम मेरा नाम है और मैं म्यूजिक में थोड़ा बहुत काम करता हूँ, और मेरा दिल था कि मौसम बड़ा सुहाना है और 2-4 लाइनें मैं आप सबके लिए अच्छा गाना चाहता था, अगर आप सबकी इजाजत हो। जी 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 बिल्कुल, श्योर जी। ये स्पेशली वकील साहब के लिए भी है और हारून साहब भी बैठे हैं उनके लिए। जाने तमन्ना जाने आजाद तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों
सा एक चेहरा देखा है तुमसा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हुआ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा क्या मैं, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन का अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दो, तेरा मेरा है प्यार यामई। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लोगों की जाहिर सी बात है जो कहते हैं ना ये आर्ट, ये अच्छा माशाल्लाह खूबसूरत आवाज ही ऐसे ही है ना समी। मुझे तो लगा कि ये शायद ये गाना भी इन्हीं का गाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है लोगों की। अब वो जो कहते हैं ना वो टैलेंट जो है वो फिर आता है वो फिर बहुत ज्यादा ही आ जाता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे सिखाने के हवाले से, तो अभी आप इसके ऊपर जो है सोच विचार कर रहे हैं। जी जी, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ समी आपसे जानेंगे, जिस तरह बहुत सारा हम यहाँ देखते हैं नौजवान आते हैं इस प्रोफेशन को चूज भी करते हैं, फिर जाहिर सी बात है जिस तरह आप बता रहे हैं कि हर्डल्स हैं, आप क्या समझते हैं सीनियर्स उस तरीके से जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको उस तरह लेकर चलते हैं या नहीं? क्योंकि बहुत सारे नौजवान इस प्रोफेशन के साथ जुड़ते ही कुछ टाइम लगाते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। बेसिक आता है कि जी अर्निंग उस तरीके से नहीं है, या सीनियर आपके साथ जो है उस तरीके से पेश नहीं आ रहा, केसेस आपको नहीं दिए जा रहे, उस तरीके से प्रैक्टिसेस नहीं हो रही। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये है कि जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया था कि एक लर्निंग ऑफिस होना चाहिए कचहरी में, जहाँ से एक नौजवान वकला वहाँ से अपनी बेसिक सीख के अगर किसी सीनियर वकील के पास बैठते हैं, क्योंकि सीनियर वकील हैं उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, अब वो अपना काम छोड़ के वो आपको बेसिक्स तो नहीं सिखाएंगे ना, क्योंकि उनके भी अपनी केसेस हैं, वो कचहरी में भी है, हाई कोर्ट में भी है, तो इस तरह उनकी रूटीन बड़ी एक हेक्टिक होती है, तो वो इस तरह बेसिक्स को लेके साथ नहीं चलते। इसलिए जो है ना ये सोल्यूशन अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है कि 3 महीने का एक टेन्योर पीरियड रखा जाए जिसमें नौजवान वकला को बेसिक्स सिखाई जाएं, ताकि वो सीनियर के पास जाएं तो सीनियर को भी कोई मसला ना हो कि उनको अलीफ बे ABC वो लॉ की सिखाएं पहले, तो वो फिर ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सीनियर के साथ ट्रैक पे आ जाते हैं। सही। तो आप इस हवाले पे इस पे कोई काम हो रहा है जिस तरह आप नौजवानों के लेकर चल रहे हैं, या आप समझते हैं कि आपके जो बाकी आपके साथ जो कॉलीग्स वगैरह हैं इस पे कितना काम हो रहा है? जी जी, इस पे जो है रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाएगी और इसका फ़ायदा इन फ्यूचर नौजवान वकला को बहुत ज़्यादा होगा, और इस तरह जो है नौजवान वकला जो है वो डिमोटिवेट नहीं होंगे और हर्डल्स उनकी बड़ी कम हो जाएंगी, तो वो उनको स्ट्रगल करने में बड़ा एक दिलचस्पी से वो जो है ना इस ट्रैक पे काम करेंगे। अच्छा, अर्निंग के हवाले से क्या इश्यूज रहते हैं समय ये बताएं? नौजवान वकला जब कचहरी में आते हैं ना, तो बेसिक जो है ना उनको प्रॉब्लम यही होती है कि उनकी अर्निंग नहीं होती, तो ये एक सोल्यूशन इसका ये भी है कि हम अगर गवर्नमेंट से बात करें तो एटलीस्ट उनको 1 साल के लिए ना कोई मिनिमम इस तरह की फीस पे करें नौजवान वकला को, कम से कम वो अपना, अगर वो किसी दूसरे शहर से आते हैं, किसी बड़ी बार में आके प्रैक्टिस करते हैं, तो जाहिर बात है उनके लिए खर्चे बढ़ जाते हैं, उनका फ्यूल है आने का, उनकी चाय पीना, ये दूसरी चीज़ें मामलात जो हैं उनके लिए बड़ा खर्चा हो जाता है। तो गवर्नमेंट अगर इस पे कोई स्टेप ले तो उस पर मिनिमम 1 साल के लिए नौजवान वकला को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो डिसपॉइंट ना हो, उनके लिए कोई फीस इस तरह की फिक्स कर दें, 30,000 35,000 इस तरह की फीस, ताकि उनका एक सर्कल चलता रहे और वो अपना काम जो है ना वो करते रहें। अच्छा, मोस्टली आप किस तरह के केसेस जो हैं वो आपके पास आते हैं, आप जो अपनी सीनियर के साथ जुड़े हुए हैं? जी जी, बेसिकली मैं फैमिली और क्रिमिनल केसेस को डील करता हूँ। अच्छा, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ तो अब जिस तरह क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, और फिर हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो अब जो चोरी डकैती के वाकयात हो रहे हैं उनमें जो मुलविस लोग होते हैं वो टीनेजर होते हैं, जिसे हम देखते हैं कि बड़े यंग लोग जो हैं, वो बच्चे जो हैं स्पेशली वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इस हवाले से ये है कि जब एक इंसान जो है वो मुजरिम बनता है तो उसके पीछे बड़ी वजूहात होती हैं, बड़ी कहानियाँ होती हैं,
उसको पता है कि मैं जब ये एक इलीगल एक्ट करूंगा तो जाहिर बात है इसका मुझे जो है ना रिजल्ट जो है वो बड़े बुरे होंगे, मुझे सजा हो सकती है, सारी जिंदगी में जेल काट सकता हूँ, सजाए मौत हो सकती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 5 से 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो बेसिकली मेन फैक्टर्स हैं जो एक आम इंसान को एक मुजरिम बनने पे जो है ना वो हेल्पफुल होते हैं। उसके लिए ये है कि असल में बेसिकली ना 2 किस्म के इल्म होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट होता है वो आप खुद ऑब्जर्व करके चीज़ों को वो नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं, और इनडायरेक्ट नॉलेज ये होता है कि आपको रिसर्चर्स के थ्रू एक बुक की फॉर्म में आपके पास नॉलेज आता है। तो मैं इन दोनों को सामने रखता हुआ इस सवाल का जवाब देता हूँ कि एक इसमें जो मेन बेसिक फैक्टर है ना वो है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें रिसर्चर्स कहते हैं जी अगर एक बाप चोर है तो उसका बेटा भी चोर होगा। लेकिन जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं इस चीज़ से डिनाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक मैंने केस हैंडल की है। एक इलाके में ना सुबह के टाइम में एक लड़का जो है ना वो गैस का मीटर चोरी कर रहा था। तो अहले इलाका ने उसे पकड़ लिया, उसको पकड़ के बिठा दिया। उन्होंने उसके पेरेंट्स को कॉल की, उसके भाई आए और फादर आए। अब वो जो आए तो हम सारे परेशान हो गए क्योंकि वो दोनों गवर्नमेंट टीचर थे। अच्छा। अब हम सब परेशान कि हम किस तरह इसको अब हैंडल करें कि वो इतने वो इज्जतदार लोग हैं और उनका बेटा ये गैस का मीटर चोरी करते हुए पकड़ा गया। हाँ। खैर वो फिर मामला हमने वहीं सेटल डाउन किया, हमने फिर ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया। वो फिर जो है वो फादर उनके फिर वो शरीफ आदमी थे, वो माफ़िया वगैरह मांगने लग गए। तो फिर हमने कहा यार ठीक है इनको माफ़ कर देते हैं, तो फिर माफ़ कर दिया उनको। लेकिन वो जाते हुए जो इसमें एक दूसरा फैक्टर आता है वो आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब वो लड़का हमने अपनी तरफ से तो माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर देखा जाए तो उनके फादर जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर है। अब उनको देखते हुए हमने माफ कर दिया। लेकिन अब वो जाते हुए अहले इलाका को जिद में तड़ियां लगाते हुए गए जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है, रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर आप इलीगल एक्ट कर रहे हैं ना तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, आप उस पे उल्टा जो है ना वो जिद पे आ जाते हैं, नहीं जी मैं तो तुमने मुझे पकड़ा तो पकड़ा कैसे, मैं दोबारा ये काम करूंगा। वही ना हमारे यहाँ वो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, फिर क्राइम भी उसी तरह उसकी रेशो भी बढ़ रही है। हाँ, फिर हमारे मुल्क में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, अच्छा हमारे राइट्स जो हैं वो हमें उस तरीके से नहीं प्रॉपर मिल रहे, इंसाफ तो फिर माशाल्लाह से ना होने के बराबर ही है। और इस तरह की जो सारी सिचुएशंस बनती हैं वो इंसान को मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो फिर वो कोई ना कोई इस तरह का क्राइम करता है जिससे उसको लगता है कि वो ठीक कर रहा है, और वो इस तरह से करेगा तो शायद वो जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो इस तरह का कदम उठाता है। तो ये तो हम देखते हैं कि अब चीजें इतनी क्लीन एंड क्लियर है। अब तो वो कहते हैं ना सोशल मीडिया के भी आने की वजह से जो है बहुत सारी आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं। तो लोग इसका जहां पॉजिटिव इस्तेमाल करें वहां नेगेटिव भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस पे भी आप देखेंगे कि साथ साथ जो है पुलिस के हवाले से भी बड़े वो कहते हैं ना कि रहता है, लॉ भी है। अच्छा, हमारे उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट तो जो है वो कभी भी नहीं किया जाता। रूल सब हैं, लॉ भी बने हुए हैं, आइन भी है, लेकिन उसकी पासदारी नहीं है। ऐसे ही है। तो किस तरह से क्या किया जाए? यंग लॉयर्स इसमें अपना किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं? यंग लॉयर्स के लिए मशवरा यही है कि आप लीगल प्रोसीजर को जो है ना वो लेके चलें, और ना कि ये कि आप रोड्स पे निकलें, आप स्ट्राइक्स करें। एक वकील का थाने में जाने का कोई काम नहीं है। उसको चाहिए अगर कोई लीगल मैटर उसका हो गया है तो वो बाय लीगल प्रोसीजर उसको डील करे डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, ना कि वो थाने में जाके पुलिस के ऊपर जो है ना वो अपनी बदमाशी झाड़े कि जी मैं वकील हूँ। वो भी जो करते हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर होता है जिसपे वो कार्रवाई करते हैं। तो उस कार्रवाई को अगर हम देखा जाए तो हम कोर्ट के थ्रू उस मैटर्स को हमें सॉल्व करना चाहिए, ना कि एग्रेसिव होके इस मैटर्स को हल करना चाहिए। सही। अच्छा, इस पर मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह आप स्केचेस बनाते हैं तो उसके अलावा क्या काम करते हैं? टीचर है ना? टीचिंग करता हूं। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैंने यही मुल्तान में ISP से ही MA इंग्लिश किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह से।
ठीक है, तो अभी आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? अभी मैंने प्राइवेट अपनी एकेडमी बनाई, वैसे स्कूल भी मैंने ज्वाइन किए हुए थे, लेकिन फिलहाल जो है मैंने अपनी एकेडमी पे ही टाइम दे रहा हूँ। सही है, तो ये साथ साथ ये अपना काम भी, आपका जो शौक है इसको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं? जी, साथ साथ ये ऐसे है कि एकेडमी के बाद जो टाइम मिलता है तो उसमें मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, तो क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या सोचा हुआ है, इसी को आगे लेकर चलेंगे या आप क्या समझते हैं कि इसको बस अपने ही हद तक जो है वो इसको रखेंगे? नहीं, प्लान्स तो काफ़ी सारे हैं, सोच तो इंसान की होती है कि इंसान बहुत आगे जाए। तो यही है कि अभी फ़िलहाल जो है खुद से ही कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अकाउंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, वहाँ पे अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो वहाँ पर कुछ एप्रिसिएशन मिलती है। इसके अलावा ये है कि जैसे कि हमारा इलाका है, आपको बेहतर पता है कि जनूबी पंजाब है, यहाँ पे ऊपर आने में जो है वो बहुत टाइम लगता है, बड़ी मुश्किल से इंसान जो है ना वो ऊपर आता है। तो सबके साथ ही ऐसी है, जिसके पास भी कोई भी यहाँ पर हमारे इलाकों में टैलेंट मौजूद है किसी भी किस्म का, उसे ऊपर आने में बहुत टाइम लगता है। ऊपर आने से मुराद है कि किसी बड़े शहर में जाने के लिए या ज़्यादा लोग उसको देखें या सुने, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो बस स्ट्रगल जारी है, देखते हैं अल्लाह खैर करेगा आगे क्या होता है। सही, इंशाल्लाह बेहतर होगी। कहते हैं ना, एक अच्छी सोच इंसान को हमेशा जो है वो रखनी चाहिए, और फिर वही चीज जो है वो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पावर भी बनती है। जी बिल्कुल। तो कहीं आपने ऐसा हुआ कि अच्छा मुझे दूसरे शहर जाना चाहिए, वहां अप्लाई करना चाहिए? यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नज़र आया नहीं, होगा, लेकिन मेरी सोच में नहीं है कि ऐसा कुछ कोई प्लेटफॉर्म है। तो जो है वहाँ तक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया का सहारा इस टाइम सब लोगों ने ज्यादा लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कहीं जा नहीं सकते, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बैठे आपको हजारों करोड़ों लोग आपको देख सकते हैं। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो लोग आपको पहुंचते हैं, अप्रोच करते हैं ना, आप तक पहुंचते हैं। और अब उस हवाले से कोई इस तरह का रिस्पांस नहीं आया सोशल मीडिया के हवाले से कि जिस तरह से लोगों में कोई इंटरेस्ट नजर आया हो आपके इस टैलेंट को लेकर? नहीं, सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक हो गई, ठीक है, टिकटॉक हो गया, इसके ऊपर जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो देखते हैं और काफ़ी कमेंट्स वगैरह, लाइक्स वगैरह आते हैं। किसी ने कभी कोई फरमाइश भी की हमारे स्केच बना दो? फरमाइशें बहुत आती हैं फरमाइशें बहुत आती हैं। सबसे पहले तो मुझे फरमाइशें आई हैं मेरी अपनी फैमिली से ही आई हैं। सही है। जिसको भी पता लगता था वो सबसे पहला सवाल ये होता था कि मेरा कब बना रहे हो आप? तो अब सबकी तो मैं नहीं बना, सबकी बनाता तो फिर ये काम तो फिर मैं मतलब लोगों की बनाने में ही गुजार देता, जबकि मुझे फिलहाल जो है जैसे कि ये लोगों ने कि अच्छा अर्निंग का भी हो कि अगर आप किसी का स्केच बना रहे हैं तो उसको आप जो है उसका जाहिर सी बात है आपकी एक मेहनत होती है, तो उसका एक मुआवजा जो है उस हवाले से लोगों का, या इस पे भी या सिर्फ शौक की हद तक है? नहीं, फिलहाल तो स्टार्ट तो मैंने शौक से किया था, लेकिन आगे मेरा इरादा यह है कि ये अर्निंग की तरफ मैं जाऊं, ठीक है। लेकिन उसके लिए रास्ता जो है उसी की तलाश है कि वो कौन सा रास्ता है कि जिससे इस काम से अर्निंग हो सके। तो मैंने आपको पहले बताया कि इस एरिया में इस तरह के काम जो है वो ज़्यादा लोगों को या तो समझ नहीं आता है कि इस स्टार्ट ही नहीं सोचता है कि आर्ट से रिलेटेड हमारे यहाँ थोड़ा काम उस पर इतना फोकस भी नहीं है, चाहे हमारे इदारे तालीमी इदारे भी हो जाएं, हमारे चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, तो आर्ट को लेकर थोड़ा सा जो है उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता। ये हमारे यहाँ थोड़ा सा अलमिया है कि यहाँ पे हमारी चीज़ें जो हैं, चाहे आर्टिस्ट हों चाहे उनका काम हो, उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो आप समझते हैं कि तालीमी इदारों में ये चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, साथ साथ इसको प्रमोट करते रहना चाहिए? तालीमी इदारों में इस तरह की चीज़ें कुछ हैं, आर्ट को प्रमोट वहाँ पे कुछ हद तक किया जाता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया जाता है जिस लेवल पे करना चाहिए। मतलब किसी में अगर कोई काबिलियत है, कोई ख़ास चीज़ है, तो उसको आगे लेकर जाना चाहिए। मतलब लोग ही होते हैं जो आगे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर सब अगर अपने काम में लगे रहेंगे तो फिर जिसमें टैलेंट होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, या वो अपनी हद तक रह जाता है या वो उसी एरिया में ही कहीं रह जाता है। सही है। चलें, ये ना बात है कि इंसान को अपनी तरफ से पूरी हिम्मत और कोशिश जो है वो जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मैं ये बताओ, सियासत की तरफ भी इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी वैसे होता है कि मोस्टली होता है कि लॉयर्स के बारे में होता है कि उनको लॉ का पता होता है, बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। अभी जिस तरह हमारे नौजवान हैं
वो सियासत में आना भी चाहते हैं, लेकिन अभी जो हमारी सियासत का इस टाइम हाल चल रहा है तो लोगों में एक ये भी है कि यार सियासत को जो रुख दिखाया जा रहा है लोग उससे बिल्कुल दूर भी होना चाहते हैं। क्या कहेंगे जितने यंग लॉयर्स आना चाहते हैं या सियासत के साथ जुड़ना चाहते हैं, या आप खुद भी हैं, जी जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अगर मेरी बात की जाए तो मुझे बड़ा पैशन है सियासत का, और मैं जो है वो एक प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद, एक टेन्योर कंप्लीट करने के बाद मैं प्रैक्टिस में उसमें सियासत में आना चाहूँगा। और सियासत में आने का मकसद बेसिकली यही है कि जो आपके बेसिक राइट्स और फंडामेंटल राइट्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाएँ, और सोसाइटी में एक ऐसा डिसेंट माहौल बनाएं ताकि वो एक तो क्राइम रेशो कम हो, उसके पीछे फिर आर्टिकल 19 देखी जाए तो आर्टिकल 18 to 28 फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इन चीज़ों का लोगों का भी अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ें बेसिकली होती क्या हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये बेसिकली ये है कि आपको बोलने की आज़ादी होती है, जो आपको गलत लग रहा है आप बोल सकते हैं इजीली। तो ये थोड़ी सी यहाँ नहीं है यहाँ तो आज़ादी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस पे वर्क करने के लिए आपको सियासत में तो आना ज़रूरी है। आप समझते हैं कि सियासत में आते हुए आप सब कुछ वो बोल सकते हैं या आपको आज़ादी है? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट ऐसी जगह है जहाँ आप एटलीस्ट बोल सकते हैं। तो उस तरीके से रिस्पॉन्स होता है, आप समझते हैं? जो रिस्पॉन्स वो एक बात की बात है, लेकिन आप अपनी आवाज़ लोगों तक तो पहुँचा देते हैं ना। एक वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, एटलीस्ट आपको पूरा मुल्क सुनता है, इंटरनेशनल मीडिया भी सुनता है। वहाँ आप कम से कम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप वहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। अच्छा, मतलब ये है ना कि वही बात है, इंटरेस्ट की बात है ना। जितना आप चीज़ों के लिए सिंसियर होके और अपने काम पे फोकस होके सोचेंगे तो मेरे ख्याल में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा ये बताएं हारून, आपके इर्द गिर्द जहाँ आप रहते हैं वहाँ लोगों में कितना इंटरेस्ट देखते हैं आर्ट के हवाले से? आर्ट के हवाले से मेरे इलाके में जो है वो कुछ खास है सही, लेकिन कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मतलब उन्हें लगता है कि मैं कुछ बेकार सा काम कर रहा हूँ। अच्छा, लोगों की होता है ना यार ये क्या काम कर रहा है। अच्छा, ये रिवर्स, अच्छा स्केचेस बना रहा है तो रिवर्स क्यों बना रहा है भाई, अगर वैसे ही स्केच बना। हाँ, इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं, इस तरह की तनकीद भी होती है। मुझे स्टार्ट में यही कहा था कि स्केच तो सीधा बनाते हैं। हाँ। मैंने कहा मुझे उल्टा बनाना आता है। तो उन्होंने कहा कि बनता तो सीधा है। हाँ। कई लोग मुझे कहते थे। मैंने कहा ये खूबी होती है, मेरे अंदर है, तो मैं अब क्या उल्टे को मैं सीधा कर दूं, सीधे को उल्टा कर दूं, तो ये खूबी है मेरी। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे पास। जी, कभी होता है कि इंसान, जाहिर सी बात है, जब तनकीद हो रही हो तो इंसान बड़ा डिप्रेस हो जाता है, कहता है अच्छा यार मतलब लोग इसको बुरा कह रहे हैं या मुझे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो छोड़ भी देते हैं। बीच में मुझे याद है कि बीच में मैंने तकरीबन 2-3 महीने के लिए मैंने स्किप कर दिया था। कुछ इन्हीं वजूहात की वजह से किया था कि सुन के मैं बस यही कहता था मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने कहा छोड़ो, मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है। आप किसी को नहीं समझ। वैसे भी आर्टिस्ट होते हैं ना, वो एक यूं समझ लें कि वो अपनी एक दुनिया में मस्त होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और वो जो कर रहे होते हैं वो उनको उन्हीं को ही आइडिया होता है कि एक्चुअली वो क्या सोच रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो कितना उनके लिए अच्छा है, और वो चीजें दूसरा बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। वैसे ही आर्टिस्ट बड़े सेंसिटिव होते हैं, है ना। ऐसे जैसे मतलब कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, या मुझे कभी गुस्सा भी आ रहा हो। हाँ। किसी बात पे, तो मैं अगर जाके काम, अक्सर मैं ऐसे करता हूँ कि ये काम करना मैं शुरू कर देता हूँ, मैं चुप करके जाता हूँ। कोई परेशानी हो तो इस काम करने में मुझे जो है ना वो मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है। तो अक्सर मैं ऐसे ही करता रहता हूँ। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, तो मैं ये काम जाके शुरू कर देता हूँ। तो उससे मैं रिलैक्स हो जाते हैं। वही ना कि आपने जिसका जो काम हो, जिस तरह अगर कोई अच्छी पेंटिंग कर रहा है तो रंगों से ही इतना खेलता है। कुछ चीज आप समटाइम इतना होता है कि आप अगर परेशान हो या किसी उसमें हो तो आपको खुद को भी आइडिया नहीं होता और आप बहुत अच्छी चीज जो है वो आप बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे ही है ना जी। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे बहुत सारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो आर्ट के साथ क्या समझते हैं, किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं आर्ट को? देखें, एक चीज़ होती है प्रोफेशन,
जैसे कि मेरा प्रोफेशन है कि मैं टीचिंग करता हूँ, एक चीज़ होती है पैशन। तो इन दोनों में जो है ना वो थोड़ा सा ही फ़र्क है, वर्ड में देखे, लफ्ज़ों में देखा जाए तो थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन जो प्रोफेशन होता है वो इंसान करता है कमाने के लिए करता है, या कुछ भी घर चलाने के लिए, वो उसका प्रोफेशन होता है। पैशन जो होता है ना, उसके लिए मेरा पैगाम ये है कि पैशन में इस तरह की चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि आप के पास इनकम कितनी आ रही है या इससे आपको फ़ायदा है अच्छा, कितना ये है। आप इस आपका मैसेज जो है वो अभी सुनते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी, अब्दुल कदीर है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये जरा जो आर्टिस्ट आए हैं स्केचिंग वाले, मैं इनसे जरा एक बात करना चाहता हूँ जी जी। कि आज मौजूदा दौर में ये आर्टिस्ट जो हैं, ये हमारी जो नई नस्ल है उसके लिए क्या रोल अदा कर सकते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के अंदर या अपने मुस्तकबिल बनाने के अंदर ये क्या मदद यानी उनको हासिल हो सकती है इससे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम बात भी खैर वही कर रहे थे अभी के, उसी से रिलेटेड। जी ऐसे ही है। तो जैसे कि मैं अपनी बात ही कर रहा था, इनके सवाल का जवाब भी यही है कि मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं टीचिंग करता हूँ, ठीक है, टीचिंग के दौरान ही मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आप काम साथ कोई भी कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके अंदर कोई आर्ट है, किसी भी किस्म का आर्ट है, ज़रूरी नहीं कि वो पिक्चर बनाता है, पेंटिंग करता है, कोई भी आर्ट हो, तो वो उस काम को साथ साथ लेकर चल सकता है। तो उस काम को बात ये होती है कि जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि टीचिंग से रिलेटेड ही आपको बात करूँगी। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में एक यूनिट है, उसका नाम है द रिवॉर्ड। उसके अंदर एक शख्स होता है, उसका नाम है जॉर्कन्स। तो वो उसकी कहानी ये है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो उसका एक पैशन होता है, उसने एक्रोबैट बनना होता है। एक्रोबैट से मुराद ये सर्कस के अंदर जो करता वगैरह करते हैं, तो उसका पैशन बचपन से होता है। तो वो उसका जो एरिया होता है या उसका मुल्क जो होता है, उसके अंदर ये पोस्ट ही नहीं होती, कोई मतलब गवर्नमेंट सरकारी तौर पे कोई पोस्ट नहीं होती। तो वो जो है सियासत में जाता है, वहाँ जाता है, एक अच्छा सियासतदान बनता है। उसके बाद वो इस पोस्ट को, जब वो एक मुल्क का बड़ा बन जाता है, तो इस पोस्ट को क्रिएट करता है। जब तक वो क्रिएट करता है तब तक जो है वो उसकी एज 60+ हो चुकी होती है। तो इन द एंड उसी शख्स को जो है उस पोस्ट के ऊपर जो है वो रखा जाता है। तो लेकिन उसकी एज जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो एक खिराज तहसीन के तौर पर जो है उसे वहाँ पर लाया जाता है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लगाई जाती हैं और उसे खिराज तहसीन दिया जाता है। कि मतलब उसे क्या मिला, उसे सिर्फ एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिली कि उसने पूरी ज़िंदगी जो है वो लगा दी इस एक काम में कि मैं ये काम करूँ। तो यही इसका जवाब है कि इंसान लगा रहे अगर किसी चीज़ में, तो वो कामयाब हो ही जाता है, कभी ना कभी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या मैसेज देना चाहोगे समी? जी, अगर देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द हर दूसरे घर में कोई ना कोई परेशानी है, हर बंदा परेशान है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात है, हर बंदा किसी ना किसी परेशानी में घिरा हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम किसी की परेशानी को दूर करते हुए खुशी का सबब बने और उसकी परेशानी को दूर करें। बहुत शुक्रिया आपका समी। हारून, आपका भी शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।